मूत्र मार्ग के दोनों ओर। देखिए विशेषता, विशेषता लिखो नर की काउपर ग्रंथि के समान, नर की काउपर ग्रंथि के समान। हाँ भैया, नेक्स्ट लिखे योनि, योनि, योनि। अब बेटा देखो सीधी सी बात है, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना। जो वेजाइना है योनि, योनि से ना क्या क्वेश्चन आते हैं कम से कम 4। अब 4 प्रश्न कैसे आते हैं? योनि में पाए जाने वाला आवरण, योनि में पाई जाने वाली मटर के दाने के समान संरचना, योनि में पाए जाने वाले त्वचा से संबंधित वलन, योनि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये 3-4 लाइनें लिखने की बातें आती हैं। देखो देखो सीधी सी बात है। अब मैं आपको ने क्या है कि एक रफली थीम लेके चलूँगा कि वेजाइना से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं वेजाइना से। कई बार है क्या हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि साहब कि क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। योनि वास्तविकता में क्या है, जिस तरीके से मैंने बताया था कि साहब शिशन क्या था, शिशन एक लंबी संकुचनशील नलिका के समान संरचना थी। वैसी योनि की बात करें, योनि क्या होती है? योनि एक लंबवत दरार रूपी छिद्र होता है जो कि त्वचा के बने वलन से ढका रहता है। इन जो वलन की बात हम लोग करें, जैसे ये वलन मतलब क्या है, ओस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन ओस्ट के जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इन्हें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा कहते हैं। शब्दों का ना क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको? लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा कहते हैं। इनमें कौन से वलन मोटे होते हैं, कौन से वलन पतले होते हैं, कौन से वलन चर्मिल होते हैं, कौन से वलन कोमल होते हैं, कौन से वलन शुष्क होते हैं, कौन से वलन नम होते हैं, भीतर वाले वलन क्या कहलाते हैं, बाहर वाले वलन क्या कहते हैं, इनको थोड़ा सा अपन को आइडिया बेस ध्यान होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हमें न क्या केवल एक छोटा सा न क्या डायग्राम के तौर पे इस चीज़ को ना मेंशन करेंगे, लिखने का काम नहीं करेंगे, लिखने का काम मात्र 2 लाइन करेंगे। अगर प्रश्न हमारा लिखने से आ गया तब तो 2 लाइनों से आ जाएगा, और अगर हमसे प्रश्न उसने चित्र से पूछा या फिर भीतर की बात पूछी तो न क्या है कि हम डायग्राम को एक बार समझ लेंगे तो शायद न क्या है कि अपना प्रश्न आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिखो, योनि, योनि एक लंबवत दरार रूपी छिद्र है। योनि एक लंबवत दरार रूपी छिद्र है जिसे या जिसका अग्रभाग मूत्र जनन आशय कहलाता है। मूत्र जनन आशय कहलाता है। योनि शिशु जन्म में सक्रिय भूमिका निभाती है। योनि शिशु जन्म में सक्रिय भूमिका निभाती है। इसलिए इसे जन्मनाल, जन्मनाल भी कहा जाता है। जन्मनाल भी कहा जाता है। योनि 2 प्रकार के योनि 2 प्रकार के त्वचा के वलन, त्वचा के वलन
से ढकी होती है, नहीं, त्वचा के वलन की बनी होती है। त्वचा के वलन की बनी होती है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कहना चाह रहा हूँ। योनि की बात करें तो योनि में क्या है बच्चों, देखो आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन बेस ध्यान रखना है। योनि की बात करें तो योनि इस तरीके से त्वचा के बने हुए वलन से ढकी हुई होगी, इस तरीके से। ये जो आपको येलो कलर के ना क्या है कि मोटा भाग दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा, क्योंकि बाहर का वलन है, ओष्ठ के समान संरचना होती है। ये जो ओष्ठ के समान संरचना दिखाई दे रही है, इन संरचनाओं को किन किन नामों से जाना जाता है? इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा। मेजोरा में एक टर्म छुपी हुई है मेजर, मेजर का मतलब बड़ा। और जो ये नीचे की तरफ भीतर की तरफ का जो वलन होता है, इसे कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। अब ज़रा समझना लेबिया मेजोरा की क्या क्या विशेषताएं दिखाई दे रही हैं आपको। पहली बात, ये कैसे होते हैं? बाहरी वलन है, बाहरी ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ मतलब होंठ के समान संरचना है। दूसरी बात, कैसे होते हैं? ये मोटे होते हैं। कैसे होंगे? मोटे होते हैं। तीसरी बात, कैसे होते हैं? चमड़े जैसे होते हैं, चर्मिल। कैसे होंगे? चर्मिल व रोमिल होते हैं। चर्मिल और रोमिल का मतलब क्या है? इस पे छोटे 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 क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, इस तरीके से। ये क्या है? लेबिया मेजोरा की बात की मैंने आपके सामने। उसके पश्चात कैसे होते हैं? ये शुष्क होते हैं। अर्थात क्या है, कैसे होते हैं? ये सूखे होते हैं, शुष्क। जबकि लेबिया माइनोरा की बात करें, ये भीतरी ओष्ठ होते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करें कैसे होते हैं? ये पतले होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं नम व कोमल होते हैं, ये भीतर की तरफ होते हैं, ठीक। योनि की बात करें तो योनि में दो छिद्र दिखाई दे रहे होंगे आपको। योनि में दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र तो आपको ये दिखाई देता है, ये छिद्र तो कहलाता है मूत्र मार्ग का छिद्र। मूत्र मार्ग का छिद्र होता है। ये छिद्र ने क्या है कि वास्तविकता में देखा जाए तो ये क्लिटोरिस के नीचे पाया जाता है, जो किसी तरीके से दिखाई नहीं देता। ये तो मैंने दिखाने के लिए बताया है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा भाग क्या है? ये पूरा का पूरा भाग क्लिटोरिस होता है, इसको ढकने की कोशिश करता है। ये छिद्र इसके नीचे दिखाई देता है, मटर के दाने के समान जो संरचना उसके नीचे की तरफ। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया कि साहब ये छिद्र क्या है? मूत्र मार्ग का छिद्र है। मूत्र ने क्या इस छिद्र के द्वारा न त्यागा जाता है। जबकि नीचे एक छिद्र दिखाई देता है, ये छिद्र बड़ा होता है। ये छिद्र क्या कहलाता है? ये गर्भाशयी मुख कहलाता है। क्या क्या है? गर्भाशयी मुख है ये। अर्थात गर्भाशय इस छिद्र की सहायता से बाहर खुलता है। जनन की क्रिया इस वाले छिद्र की सहायता से होती है। बच्चे का जन्म भी इसी छिद्र की सहायता से होता है। चूंकि ये जन्म में भाग ले रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जन्म नाल कहते हैं। योनि की बात करें, योनि में एक मटर के दाने के समान संरचना पाई जाती है। इस मटर के दाने के समान संरचना क्या कहते हैं? क्लिटोरिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? इसको क्लिटोरिस कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि ये नर के शिशन के जैसी संरचना, अर्थात ये वास्तव में कोई और नहीं बल्कि नर का शिशन है। बोला यार ये कैसी बातें करते हो? जिस समय बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चे का परिवर्धन होता है और बच्चा माता के गर्भाशय में चिपकता है, रोपण की क्रिया होती है। उस समय क्या होता है कि उसमें भ्रूण में दो जनन अंग विकसित होने लग जाते हैं। भ्रूण में नर का शिशन बनने लग जाता है और मादा की अंडवाहिनी बनने लग जाती है। समझना मेरी बात? नर का शिशन बनने लग जाता है और मादा की अंडवाहिनी बनने लग जाती है। चाहे नर हो चाहे मादा हो, चाहे मेरा विकास हुआ हो, चाहे किसी बच्ची का विकास हुआ हो, चाहे तुम्हारे जैसे लड़कों का विकास हुआ हो माता के गर्भाशय में। तो जब हमारा विकास चालू हुआ था ना, तो दीपक कुमार हमारे ने क्या है कि संरचना दो बनने लग गई थी। एक शिशन बनने लगा था और एक अंडवाहिनी बनने लगी। जैसे कुछ विकास हो चुका होता है, उसके बाद ना क्या है कि जब इनके जीन प्रभावी होते हैं नर और मादा के, अचानक पता चलो हो ये तो सब लड़का पैदा हो रहा है। तो जब लड़का पैदा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर अंडवाहिनी का कोई मतलब ही नहीं है।
तो जिस समय पता चला अरे तो नर भ्रूण है, उसी समय क्या करता है वो जीन क्या करते हैं, नर के शिशन की क्रिया को तो क्या करता है चालू रखता है, लेकिन मादा के अंडवाहिनी के विकास की क्रिया को रोक देता है। रोको 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 रोको, गलती से बन रहा है साहब। अब जब तक रोको 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 करेगा तब तक तो साहब ने क्या है कि अंडवाहिनी थोड़ी सी बन के तैयार हो जाएगी। वो अंडवाहिनी कहाँ ले जावे? तो देखो सीधी सी बात है, नर में जो शुक्राशय थे ना, नर के शुक्राशय मादा की अंडवाहिनी के जैसे होते हैं। इसका मतलब नर में विकसित होने वाले शुक्राशय वास्तव में क्या थी, अंडवाहिनी बन रही थी भ्रूण के समय। लेकिन जैसे पता चला साहब ये तो भ्रूण क्या है, लड़की है, तो उसी समय क्या रुको 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 रुको, क्या बोला शिशन क्या करेगा यहाँ पे, बोलो रोको रोको, बस ये गलती नहीं होनी चाहिए। अरे जब तक रोको रोको करते तब तक तो शिशन इतना छोटा सा बन के तैयार हो जाता है, कहाँ ले जावे? बोले साहब जाए वहीं रहने दो। इसका मतलब तुम समझ गए क्या कि साहब ये जो क्लिटोरिस होता है नर के शिशन के समजात होता है। नर में शिशन की उत्पत्ति और क्लिटोरिस की उत्पत्ति दोनों एक समान प्रकार की पाई जाती है। पेपर का प्रश्न यही आता है कि मादा की योनि की कौन सी संरचना नर के शिशन के समजात है, क्लिटोरिस। समझ जाएंगे, एक तो ये ध्यान रखना है। चलो अगली बात, योनि जो है, योनि पर एक बहुत पतली झिल्ली के समान संरचना पाई जाती है, बहुत पतला आवरण पाया जाता है। योनि पर क्या होता है बेटा, एक बहुत पतला आवरण पाया जाता है। ये योनि ढकी होती है एक झिल्ली से, और जिस झिल्ली से ढकी होती है इस झिल्ली को क्या कहते हैं, हाइमन झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन झिल्ली कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये झिल्ली योनि को ढकने का काम करती है और सामान्य अवस्था में क्या योनि में पाई जाती है। लेकिन जिस समय शिशन का दबाव होता था, जब मादा का नर के साथ संपर्क में आता है, उस समय शिशन के दबाव के कारण क्या होता है, ये झिल्ली फट जाती है। और झिल्ली फटने से ये लगता है कि साहब क्या एक मादा ने नर के साथ संपर्क साधा। इसका मतलब मादा में कौमारेपन का संकेत क्या है, हाइमन झिल्ली होती है। क्वेश्चन आता है क्या हाइमन झिल्ली की योनि में अनुपस्थिति मादा में लैंगिक संभोग का विश्वसनीय संकेत है? अगर हाइमन झिल्ली नहीं है तो इसका मतलब क्या उस मादा ने किसी नर के साथ संपर्क साध रखा। सही बात है गलत बात है? गलत बात है, गलत बात है। क्योंकि ये झिल्ली क्या होती है, ये झिल्ली है ना बहुत पतली झिल्ली होती है। कई बार क्या है कि सब लंबी कूदने से फट जाती है। ये झिल्ली क्या होती है, कई बार ना साइकिल चलाने से फट जाती है, रस्सी कूदने से फट जाती है। ये झिल्ली है ना कई बार ना क्या, ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, और नॉर्मल के साथ साथ अगर बाय द वे मादा ने संपर्क साधा तो ये झिल्ली फिर भी फट जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी सा योनि में अगर ये झिल्ली नहीं है तो इसका मतलब आप मादा के चरित्र पर आप प्रश्न चिन्ह लगा दोगे ना। हाइमन झिल्ली का पाया जाना कौमारेपन का संकेत है, 100% है। लेकिन हाइमन झिल्ली का ना पाया जाना क्या लैंगिक संभोग का संकेत है? नहीं है। समझ गए मेरी बात को? अरे क्लियर अगर समझ जाओगे तो मादा में योनि में पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, हाइमन झिल्ली कहलाती है। तो फटाफट 2 लाइनें खींचो और उसके आगे चलने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? बाहरी वलन लेबिया मेजोरा, भीतरी वलन लेबिया माइनोरा। हाथ चलाओ तेजी के साथ, मेरे को क्या देख रहे हो? ये होता है मल त्यागने वाला छिद्र, गुदा छिद्र। और ऐसा कहते हैं जो जननांग होते हैं ना, जननांगों पर बाल भी पाए जाते हैं। ये बाल शरीर के अन्य स्थानों के बालों की तुलना में अलग होते हैं। सिर के बाल छोरे हंसेगा नहीं, ये क्या होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं। इन बालों को कहते हैं प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांगों के बाल क्या कहलाते हैं? प्यूबिक हेयर कहलाते हैं। उतारो।
दुग्ध नलिकाओं की संख्या लिखो, स्तनों में दुग्ध नलिकाओं की संख्या 15 से 20। स्तनों में दुग्ध नलिकाओं की संख्या 15 से 20। नेक्स्ट लिखो, दुग्ध ग्रंथियों में दूध निर्माण के प्रेरण से संबंधित हार्मोन। स्तनों में दुग्ध नलिकाओं की संख्या 15 से 20। दुग्ध नलिकाओं की संख्या 15 से 20। नेक्स्ट लिखो, स्तनों में दुग्ध निर्माण से संबंधित हार्मोन। अब बच्चों एक बात सुनो, स्तनों में दूध बनता है तो अपने आप थोड़ी बनता है भाई। एक बात सुनो, स्तनों में दूध कब बनता है? जब मैंने क्या है कि मादा क्या है, गर्भवती होती तब बनता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अपने आप बनेगा क्या? नहीं, एक हार्मोन आता है उसके लिए उत्तरदायी, उसे क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। सुना है क्या? प्रोलैक्टिन। सुन लें, दूध निर्माण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसी को कहते हैं क्या? लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट में थे LTH। दूध बनने की क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? प्रोलैक्टिन या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से आता है भैया, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। दूध निर्माण की क्रिया का प्रेरण कौन सा हार्मोन करता है? लैक्टोट्रोपिक हार्मोन करता है। अगली बात, अब स्तनों में दूध बन गया, दूध आए कैसे बाहर? दूध बाहर कैसे निकले? तो तुमने कभी ना क्या है कि कोलगेट का पेस्ट देखा है क्या? वो पेस्ट वाला ट्यूब देखा है क्या? ट्यूब में पेस्ट भरा हुआ है, पेस्ट बाहर कैसे आएगा? तो सीधी सी बात है, जब ट्यूब को दबाया जाएगा तभी पेस्ट बाहर आएगा। दूध भर चुका है इन ग्रंथियों में, दूध बाहर कैसे आए? जब इन ग्रंथियों को दबाया जाएगा तभी दूध बाहर आएगा। और बच्चों ने क्या, एक सीधी सी बात है, स्तन को दबाकर बच्चे को दूध पिलाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्तन को बार बार दबाने से स्तनों में गांठें पड़ जाती हैं, जिससे स्तन कैंसर का खतरा हो जाता है। तो नेचर ने देखा यार कि ऐसी कंडीशन है, अगर बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन को दबाएंगे तो मादा के लिए खतरा पैदा हो रहा है कैंसर का, और अगर नहीं है ना क्या है कि मादा को खतरा करना है तो ऐसी कंडीशन बच्चा भूखा रह जाएगा। तो प्रकृति ने एक नया काम किया, प्रकृति ने एक हार्मोन तैयार किया, और हार्मोन क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? ऑक्सीटोसिन। क्या कहलाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहलाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलकर हमारे स्तनों में पहुंचता है। स्तनों में पहुंचने के पश्चात स्तनों में पाई जाने वाली पेशियों को दबा देता है। इनके दबाने से क्या होता है? ये ग्रंथियां दबती हैं और दूध इन नलियों से होता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। इसका मतलब स्तनों से दूध के निष्कासन का प्रेरण कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लिखे, स्तनों से दूध के स्त्राव की क्रिया का प्रेरण, स्तनों से दूध के स्त्राव की क्रिया का प्रेरण, स्तनों से दूध के स्त्राव की क्रिया का प्रेरण, देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट लिखो, प्रसव के पश्चात स्तनों से स्त्रावित प्रथम दूध, प्रसव के पश्चात स्तनों से स्त्रावित प्रथम दुग्ध, प्रसव के पश्चात स्तनों से स्त्रावित प्रथम दुग्ध क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम। अगली बात,
कोलेस्ट्रम में उपस्थित एंटीबॉडी, कोलेस्ट्रम में उपस्थित एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgA। नाम सुना है क्या? अरे दूध में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्फा इम्यूनो, याद आया ना, ग्लोब्यूलिन। A फॉर अल्फा, I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोब्यूलिन, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक, तो ये बात किसकी हो गई? हमारे मादा जनन तंत्र पूरा हो गया। हेडिंग डाल दें, लैंगिक जनन के चरण। लैंगिक जनन के चरण। बच्चों 2 क्वेश्चन तो यहाँ तक आते हैं और 2 क्वेश्चन अब आगे आएंगे। लैंगिक जनन के चरण, भैया जी इधर देख लो, लिखो लैंगिक जनन की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। लैंगिक जनन की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। एक बात सुनो, लैंगिक जनन की क्रिया 3 चरणों में कैसे पूरी हो रही? कोई नर है मान लीजिए, कोई मादा है मान लीजिए। नर के शरीर में नर क्या चाहता है? नर या मादा क्या करना चाहते हैं? लैंगिक जनन करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले नर के शरीर में शुक्राणु बनेंगे, मादा के शरीर में अंडाणु बनेंगे। नर के शरीर से शुक्राणु मादा के शरीर तक पहुंचेंगे, फिर अंदर जाकर क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। निषेचन के बाद में फिर क्या होगा? रोपण होएगा। रोपण होने के बाद 9 महीने पूरे होने के पश्चात बच्चे का जन्म होगा, तब लैंगिक जनन पूरा हुआ है। सही है? इसका मतलब लैंगिक जनन की क्रिया 3 पदों में होती है। अब सुनेंगे मेरी बात, लैंगिक जनन में कितने पद होते हैं? 3। लैंगिक जनन की बात करें 3 पद पूरे होते हैं। पहला पद कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। सुनना मेरी बात, थर्ड स्टेप। फर्स्ट जो स्टेप होता है इसे क्या कहते हैं? सेकंड क्या कहते हैं? थर्ड क्या कहते हैं? सुनो भैया, सेकंड स्टेप होता है निषेचन पद। क्या कहते हैं? निषेचन प्रावस्था। और भैया सीधी सी बात है, निषेचन किस में होता है? शुक्राणु अंडाणु में। इसका मतलब पक्की बात है, निषेचन से पहले शुक्राणु अंडाणु को बनना जरूरी है। तो ऊपर वाली अवस्था क्या कहलाएगी? निषेचन से या निषेचन पूर्वी प्रावस्था। क्या गई? निषेचन पूर्वी प्रावस्था था, निषेचन से पहले की अवस्था। और ये वाली कौन सी आ जाएगी? निषेचन पश्च प्रावस्था। इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मक का निर्माण। अर्थात इसमें क्या होगा? युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन, युग्मक निर्माण होगा, या हम इसे कह सकते हैं क्या? युग्मक निर्माण। और दूसरी बात क्या होता है? युग्मकों का स्थानांतरण होगा। युग्मकों का स्थानांतरण। निषेचन में क्या होगा? युग्मकों के मध्य संलयन होगा। इसमें क्या होगा? युग्मकों में संलयन होगा। और पश्च की बात करें तो यहाँ पर 2-3 बातें आएंगी। एक तो रोपण होएगा। सही है कि नहीं है भाई? निषेचन के बाद चिपकेगा गर्भाशय से रोपण। रोपण के बाद फिर क्या होता है? विदलन होएगा। विदलन के बाद क्या होगा? विदलन के बाद मोरूला अवस्था बनेगी। इसके बाद क्या बनेगी? ब्लास्टुला अवस्था बनेगी। उसके बाद क्या बनेगी? गैस्टुला अवस्था बनेगी। और फिर कहीं जाकर बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना, लैंगिक जनन के कितने पद होते हैं? 3। निषेचन पूर्वी प्रावस्था, निषेचन प्रावस्था, निषेचन पश्च प्रावस्था। निषेचन पूर्वी प्रावस्था का मतलब है कि युग्मक का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण। निषेचन प्रावस्था का मतलब है युग्मकों का संलयन। निषेचन के पश्चात रोपण, विदलन, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, कई सारे पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी है ना क्या है कि हमें युग्मक जनन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। तो फटाफट है ना क्या टेबल बनाओ जितनी जल्दी हो सके।